नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएम स्क्वायर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज उसमें है ब्रेक इवन एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, फोरकास्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस। तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस में हम लोग मेनली देखेंगे चार्ट्स वगैरह, पाई चार्ट, आर चार्ट, सी चार्ट, ऑपरेटिंग कर्व, इस तरीके से। और बाकी ये 3 टॉपिक से आप लोग वाकिफ ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है कि सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से बनता है। तो देखिए इस तरीके से कुछ रहता है। तो यहाँ जो सेल्स रहेगा, तो अगर टोटल सेल एक्स रुपए पर पीस है तो टोटल एस हो जाएगा, एस इंटू एक्स। और फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है तो ये कुछ ऐसा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। तो इस तरीके से कुछ रहता है। ये जो रीजन है अपना, ये प्रॉफिट है। और जहाँ ये दोनों पॉइंट मीट होते हैं तो जो ये सेलिंग प्राइस है अपना टोटल और फिक्स्ड कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट, ये तो दोनों मिला करके मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक्स पीस अगर है और एक पीस का अगर वेरिएबल कॉस्ट 8 है या कि कुछ भी है, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट पे एस इंटू एक्स, तो सेलिंग प्राइस इंटू जितना पीस है। तो इस तरीके से यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट पे जो टोटल कॉस्ट है इज इक्वल्स टू सेल रेवेन्यू होता है। और यहाँ से अगर हमको नंबर ऑफ पीसेस निकालना है तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एस माइनस वी। तो ये एक इक्वेशन बनता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अ कंपनी है डाटा ऑफ, तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है कि प्रोडक्शन कैरिड आउट 80% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी, मतलब इसका इतना नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, 80% हो रहा है इसका। तो व्हाट विल बी द मंथली प्रॉफिट, प्रॉफिट अपने को निकालना है, इसी इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो फिक्स्ड कॉस्ट है तो 60,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये टोटल कॉस्ट लगेगा ही। प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है 210, तो 210 इंटू कितना पीस है 1600, और 8% इसका 80% कर लेंगे इज इक्वल्स टू, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा और प्लस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है 320 इंटू 1600 पीसेस और इंटू 0.8। तो इससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगा 80,800 रुपीज। सो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इन एनी क्रैश प्रोग्राम ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो देखिए जब क्रैशिंग करते हैं तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होता है। देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जैसे कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और फिर उसको क्रैश करके हमने 18 डेज कर दिया, तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो टोटल 18 इंटू जितना पर डे का लग रहा होगा कॉस्ट। तो जब 20 से 18 हो गया तो मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट हमेशा डिक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जितना पहले पैसा लग रहा होगा फिर उसमें प्लस करेंगे। जैसे 2 दिन हमने कम कर दिया तो 2 इंटू जितना भी रहेगा प्राइस अपॉन नंबर ऑफ डेज, तो प्राइस अपॉन नंबर ऑफ डेज का ग्रेडियंट दिया रहता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट कॉस्ट आता है, मतलब हम इतना परसेंट उसमें एडिशन कर दे रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा इंक्रीज हो जाएगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होगा। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है फेलियर रेट ऑफ ए टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम। तो फेलियर रेट है टेम्परेचर मेजरमेंट का इतना, इतना और इतना। तो हमको बताना है कि रिलायबल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कौन सा है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जितना फेलियर कम होगा वो उतना ही रिलायबल रहेगा। तो ए वाला ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि फेलियर्स में बहुत कम है। ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर, तो ब्रेक इवन एनालिसिस कब यूज़ करते हैं हम, तो ये हो जाएगा शॉर्ट रन एनालिसिस। फिर अगला है इन्वेंट्री कंट्रोल से अगले क्वेश्चन है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में एबीसी एनालिसिस, देखिए बहुत तरह का एनालिसिस होता है, जैसे एबीसी एनालिसिस हो गया, वेड एनालिसिस हो गया। तो इस तरीके से कई सारे एनालिसिस हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एबीसी एनालिसिस, जो कि होता है यूजर्स वैल्यू के हिसाब से, यूजर्स वैल्यूज के हिसाब से। तो देखिए इसमें इसका क्या मतलब है कि जैसे कि अगर ए कैटेगरी में वही कंपोनेंट रखेंगे जो कि ज़्यादा कॉस्टली हैं और उनकी जो बिक्री होती है या कि उनका जो यूज़ पड़ता है वो बहुत कम रहता है, तो
सेल्स वगैरह बहुत कम है और कॉस्टली ज़्यादा हैं, तो ये लगभग 10% इसको हम वैल्यू देते हैं। तो इसी हिसाब से रहता है जो बी रहेगा और फिर सी रहेगा। तो इनमें कॉस्ट वगैरह इनकी कम होती जाएगी और सेल्स वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो इस हिसाब से ए बी सी रहता है यूजर्स वैल्यू के हिसाब से। वेड है वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एबीसी एनालिसिस ऑफ द इन्वेंट्रीज ए आइटम यूजली कंस्टिट्यूट, तो ए 10%, फिर इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिजल्ट्स इन। तो देखिए अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्यों की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इसमें इंक्रीज इन द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो देखिए टोटल कॉस्ट इसका हम कैसे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस तो क्यू बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट प्लस डी अपॉन क्यू इंटू डिमांड अपॉन क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो देखिए जो क्यू है वो न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो जाहिर सी बात है कि इन सब में कोई नहीं होगा। टोटल कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीसेस एंड देन इंक्रीसेस, डी ऑप्शन। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ग्राफ जो बनता है इसका ये इस तरीके से कुछ बनता है टोटल कॉस्ट वगैरह का। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि पहले कम होगा फिर टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगा, यू शेप में रहता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किस शेप में रहता है, तो फिर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इन इंडस्ट्री प्रोड्यूसर 300 स्पार्क प्लग इन द 1 शिफ्ट, तो 8 घंटे की शिफ्ट में 300 स्पार्क प्लग बनाए जा रहे हैं। तो इफ स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इज 1.5 मिनट, एक पीस में स्टैंडर्ड इतना मिनट लगना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी हमको निकालना है। तो जितना हम पैदा कर रहे हैं जितना हम बना रहे हैं तो 300/8 कर देंगे। तो एक आवर में हम लोग इतना बना रहे हैं और एक आवर में स्टैंडर्ड बनना कितना चाहिए, तो ये जाएगा 60/1.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15/16। कॉमन सेंस की बात है, एप्टीट्यूड। फिर द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडलाइन फॉर कंट्रोलिंग ए क्लास आइटम, तो वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, फ्रिक्वेंटली ऑर्डरिंग, मैक्सिमम एफर्ट्स टू रिड्यूस द लीड टाइम, तो इसका हो जाएगा हायर सेफ्टी स्टॉक। इन द एबीसी एनालिसिस ए आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेयर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट। तो देखिए कॉस्ट के हिसाब से बताना है, तो हमने पहले ही बात की कि ज़्यादा कॉस्टली रहता है तो 80%। फिर द फॉलोइंग इज द जनरल पॉलिसी फॉर द ए क्लास आइटम इन द एबीसी एनालिसिस, तो वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, फ्रिक्वेंट व्यू ऑफ द कंजम्पशन, सेफ्टी, स्टॉक कीप। तो इसमें देखिए हो जाएगा 1 ओनली, वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो ये सही है। फ्रिक्वेंट रिव्यू ऑफ देयर कंजम्पशन, तो ये भी सही है। सेफ्टी स्टॉक कीप, तो सेफ्टी स्टॉक नहीं रखना क्योंकि ज़्यादा महंगा है और बिक्री भी कम होता है, कंजम्पशन भी कम है उसका, तो खराब हो जाएगा। तो 1 and 2। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज बी अडॉप्टेड, तो देखिए इसमें लीफो होता है सीधे बिना कुछ सोचे विचारे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। डिप्रिशिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाई, तो डिप्रिशिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाई, इसमें हो जाएगा डिमिनिशिंग बैलेंस्ड मेथड। फिर द क्यूइंग सिस्टम, तो क्यूइंग सिस्टम में बताना है कि जो ये नोटेशन रहता है तो इसमें हाउ मनी नंबर ऑफ सर्वर्स। तो देखिए जो ये M3 है, तो M बताता है कि जो अराइवल पैटर्न है, तो अराइवल पैटर्न किस तरीके का है, अराइवल पैटर्न। और M जो दूसरा वाला है तो वो बताएगा सर्विस पैटर्न। और जैसे कि सर्विस पैटर्न हम देखते हैं कि क्यूइंग थ्योरी में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और अराइवल रहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सर्विस पैटर्न रहता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात करता है कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये है नंबर ऑफ सर्वर्स। जैसे कि अगर हम लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट की लाइन में, तो कितने सर्वर प्रोवाइड करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, तो यहाँ 3 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सर्वर्स हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर जो दूसरा वाला है तो ये बता रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगेगा, और फिर उसके बाद जो 6 दिखा रहा है तो वो बता रहा है कि कितना कैपेसिटी है अपने सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है द रेंट फॉर द स्टोर्स वेयर द मटेरियल आर केप्ड, तो जो रेंट का हम लोग कंसिडर करते हैं वो अंडर आता है होल्डिंग कॉस्ट के। फिर इंटरेस्ट ऑफ द मटेरियल मैनेजर, इंटरेस्ट ऑफ द टॉप मैनेजर, पेट्रो 80-20 रूल, तो इसमें एबीसी एनालिसिस में हो जाएगा पेरेटो 80-20 रूल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इन अ फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी कांस्टेंट लीड टाइम इन्वेंट्री सिस्टम द सेफ्टी स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन, तो सेफ्टी स्टॉक डिपेंड करेगा सर्विस लेवल डिमांड वेरिएशन ड्यूरिंग द लीड टाइम। द
टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमने पहले ही बात की यू शेप का रहता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो देखिए इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रोडक्शन शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस डील्स विथ, तो एबीसी एनालिसिस डील्स विथ अकॉर्डिंग टू द यूजर्स वैल्यूज, तो इसमें सही ऑप्शन मैच कर रहा है कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री कॉस्ट। फिर बफर स्टॉक प्लस रिजर्व स्टॉक प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो ये हो जाएगा टोटल रीऑर्डर पॉइंट, ये हो जाएगा रीऑर्डर पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन है इन परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल द मटेरियल इज चेक्ड एज इट रीचेस इट्स, तो देखिए इसमें हम लोग वैसे भी जानते हैं मटेरियल हम लोग कब चेक करेंगे, जब मैं अपने मिनिमम वैल्यू पर रीच करे रहेगा कि एम्प्टी ना हो जाए मटेरियल, अपने पास कुछ स्टोर में रहे स्टॉक में। फिर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज, तो कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। जाहिर सी बात है कि जो अपना इक्वेशन बनता है D/Q इंटू CO, अगर इसको हम इक्वल कर देंगे Q/2 इंटू CC, तो ये फिर Q की वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे 2DCO/CC। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने को डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी मिलता है, तो इक्वल टू दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल इन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड द कंट्रोल एम्स, तो क्या एम कर रहा है ये, इम्प्रूव द फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, एक्सेप्टेबल कस्टमर सर्विस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सीधे डिफिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग द फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, ये नहीं होगा। फिर कस्टनिंग द प्रोडक्शन अगेंस्ट द मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो ये भी नहीं होगा। एक्सेप्टेबल कस्टमर सर्विस एट द लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, पढ़ने से लग रहा है यही वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इन द परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल द मटेरियल इज चेक्ड एज इट रीचेस, तो ये भी हमने बात की मिनिमम वैल्यू। फिर द मोस्ट सुटेबल सिस्टम फॉर द रिटेल शॉप, तो रिटेल शॉप के लिए कौन सा सुटेबल है, तो इसमें हो जाएगा FSN। FSN क्या होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स, तो रिटेल शॉप में इसका इसी एनालिसिस से हम लोग रिटेल शॉप में कितना प्रोडक्ट को रखना है, कब तक रखना है, उस हिसाब से उसको देखते हैं। फिर जस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी एम्फेसाइज, तो जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एम्फेसाइज करता है इन्वेंट्री को कि जैसे कि जस्ट इन टाइम होता है कि आप जब ऑर्डर कर रहे हैं तभी आपको प्रोडक्ट वो डिलीवर हो जाए, तो वो अंडर आता है इन्वेंट्री। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ द बेसिक EOQ मॉडल, तो इसमें हो जाएगा इंस्टेंट रिप्लेसमेंट होता है, फिक्स्ड लीड टाइम, तो लीड टाइम 0 रहता है वैसे। फिर नो शॉर्टेज सही है, तो यही नहीं होगा। फिर इन द केस ऑफ द वेट एनालिसिस द इन्वेंट्री कंट्रोल, तो वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, तो एसेंशियल आइटम्स, तो B ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपना फोरकास्टिंग से। पहला क्वेश्चन है एक्सपर्ट्स ऑफ द सेम रैंक असेंबल फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। फिर है द फोरकास्टिंग बाय एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इफ अल्फा इज द स्मूथिंग कांस्टेंट देन, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है FT इजिकल्स टू FT-1 प्लस अल्फा इंटू DT-1 माइनस FT-1, मतलब जो नया अगली बार का अगले टर्म का जो फोरकास्टिंग है कि कितना प्रोडक्ट रहेगा, तो उसका वैल्यू होता है जो पहले था फोरकास्ट प्लस अल्फा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट है इंटू जितना डिमांड था और हमने जितना फोरकास्ट किया था पहले जस्ट पहले वाले टर्म में, तो दोनों को माइनस कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा FT इजिकल्स टू अल्फा इंटू DT-1 फिर प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू FT-1, तो इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है फॉर ए सिंपल मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग मेथड, तो इस द लेंथ ऑफ द एवरेज पीरियड इंक्रीजेस द फोरकास्ट सेंसिटिविटी, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा इजिकल्स टू 2/n+1। जैसे जैसे आप n नंबर ऑफ जो पीरियड है, नंबर ऑफ डिफरेंट डाटा है, वो आप इंक्रीज करते जाएंगे तो जो सेंसिटिविटी है वो कम होती जाएगी, डिक्रीसेस। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप सपोज करिए 2, 3, 4 कोई भी चीज़ आप 4 साल का आपके पास है, अगर 5वें साल का आपको निकालना है, तो अगर आप लास्ट के 3 साल को लेंगे तब ज़्यादा अच्छा डाटा मिलेगा अपने को, लेकिन आप जितना पीछे लेते जाएंगे तो जो
पहले था जिसका कि कोई आगे इफेक्ट बहुत कम है इस वाले का इसमें, तो वो भी काउंट होने लगेगा, मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्ट मेथड टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ फोरकास्ट एरर इनटू द अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड फोरकास्ट एरर। तो फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं फोरकास्ट एरर का, किसमें, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में, तो डी ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना अल्फा इंटू डी माइनस एफ, तो जो ये डी माइनस एफ था वो एरर था और इसका हम कुछ परसेंटेज ले रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्ट मॉडल बेस्ट प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट, तो इसमें हो जाएगा मूविंग एवरेज मॉडल। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया फॉर द मेजरिंग फोरकास्ट एरर, तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर से हम लोग सही से उसको फाइंड कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, तो देखिए अगर कंप्लीट सर्टेनिटी है तो कंप्लीट सर्टेनिटी में हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, कंप्लीट सर्टेनिटी है तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। फिर अगर एक्सपर्ट ओपिनियन है, मतलब कि अगला हम जो फोरकास्ट निकाल रहे हैं वो पैनल बिठा करके 2-4 लोगों का उनका ओपिनियन लेके निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेल्फी अप्रोच। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो इसी से हम निकाल सकते हैं कि सी ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ फोरकास्ट एरर, तो अभी हमने बात की फोरकास्ट एरर किससे मेजर होगा, ट्रेंड वैल्यू, मूविंग एवरेज, और ये सारे नहीं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यह हमने दिखा दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेस ऑफ गुड्स, कैरेज ऑन द गुड्स, परचेस वेजेस हो गया, तो इस तरीके से है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सैलरी, रेंट पेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द फोरकास्ट द सेल पोटेंशियल फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, तो देखिए इसमें डायरेक्ट सर्वे मेथड सही रहेगा नए प्रोडक्ट के लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्ट टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए रहेगा मार्केट सर्वेइंग ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस से, तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस में हम लोग जाने से पहले चार्ट के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि 3-4 चार्ट हैं, उसी से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए ये रहा, ये पहला है अपना ऑपरेटिंग कर्व, तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके बीच में प्लॉट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव। एक्स बार चार्ट है, तो बार चार्ट शोइंग द सर्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, एग्जांपल इट शो द वेरिएशन ऑफ एवरेज ऑफ द सिंपल्स, तो वेरिएशन ऑफ एवरेज ऑफ सिंपल्स। आर चार्ट, देखिए सारे चार्ट इसी तरीके से कुछ बने रहेंगे जिसमें कि जो ये इनका डेविएशन है, कंट्रोल लिमिट है, ये डिफरेंट रहता है। ये हमने सी चार्ट यहाँ दिखाया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कंट्रोल लिमिट सी ±3 अंडर रूट ऑफ सी बार। तो देखिए आर चार्ट जो होता है, आर चार्ट शो द यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस। सी चार्ट मेनली डिफेक्ट के लिए रहता है, तो सी चार्ट इट कंट्रोल द चार्ट फॉर द डिफेक्ट्स व्हेन द सब ग्रुप साइज वेरीज फ्रॉम द सैंपल टू सैंपल, इट इज ए नेसेसरी टू यूज द वी चार्ट। और भी चार्ट रहता है, जैसे जैंट चार्ट हो गया, जिससे कि क्वेश्चन बना था अभी अपने एनएलसी में भी आया था, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the following is associated with the contributions of quality control in the operations management? तो इसके लिए हो जाएंगे W एडवर्ड डेमिंग। फिर है द फॉलोइंग चार्ट विथ शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस, तो इसमें हो जाएगा आर चार्ट शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस। प्रोड्यूसर्स रिस्क इज एक्सेप्टेंस, सैम्पलिंग इज प्रोड्यूसर रिस्क। तो देखिए 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क, या कि मैन्युफैक्चरर रिस्क। तो प्रोड्यूसर रिस्क ये है कि अगर कस्टमर रिजेक्ट कर दे तो ये एक रिस्क रहता है, तो चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग द पार्ट्स बाय द कस्टमर ऑफ द स्पेसिफाइड क्वालिटी। फिर सी चार्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, तो सी चार्ट जैसे कि है डिफेक्टिव चार्ट के लिए रहता है, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये सी चार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग shows the percentage of the area in the normal distribution for the ±2 sigma limit। तो देखिए जो ऐसा ग्राफ रहता है तो कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है,
तो इसमें जो माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा तक रहता है तो वो रहेगा लगभग 68%, 68.2%। फिर प्लस 2 सिग्मा से माइनस 2 सिग्मा तक रहेगा लगभग 95%, तो इसका हो जाएगा 95.45%। अगला क्वेश्चन है इन द सैम्पलिंग AQL स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। फिर अगला क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो मैन्युफैक्चरर रिस्क हो जाएगा रिजेक्टिंग अ गुड लॉट विच अदरवाइज वुड हैव बीन एक्सेप्टेड, तो अगर मैन्युफैक्चरर कुछ चेंज वगैरह करता है तो ये एक उसका रिस्क रहेगा। फिर इन द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, तो ऑपरेटिंग कर्व जैसे हमने पहले बात की एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव्स। फिर ये देखिए ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व द एवरेज फ्रैक्शन ऑफ द डिफेक्टिव। सो अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वाज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इंडिकेट द वेरिएबिलिटी विद इन द कलेक्टेड सैंपल, तो वेरिएबिलिटी विद इन द कलेक्टेड सैंपल, तो ये हो जाएगा एक्स चार्ट। फिर सॉरी इसमें एक्स चार्ट नहीं होगा, सिग्मा चार्ट होगा, तो एक्स चार्ट नहीं होगा। फिर द प्रोबेबिलिटी लॉ विच यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रोल लिमिट ऑफ पी चार्ट, तो इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर चूज द फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कंट्रोल चार्ट इंडिकेटेड वेदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और नॉट, ये सही है। एक्स बार एंड आर चार्ट आर यूज्ड फॉर द इवेल्युएट डिप्रेशन ऑफ मेजरमेंट, पी चार्ट इज ए कंट्रोल चार्ट फॉर द परसेंटेज डिफेक्टिव, तो ये अभी हमने बात की कि ये सही है। फिर सी चार्ट हो जाएगा प्रिपेयर्ड फॉर द लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द अपर एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट्स इन द केस ऑफ द आर चार्ट, तो अपर एंड लोअर तो D3R एंड D4R। फिर अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द सी चार्ट, तो अभी हमने बात की कि 3√C बार। फिर जॉइंट चार्ट आर यूज्ड फॉर, तो जॉइंट चार्ट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन शेड्यूल, और ये एक तरीके के बार चार्ट होते हैं, तो यही क्वेश्चन आया था NLC में। फिर अगला है मैथमेटिकली वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो मैथमेटिकली वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज यूटिलिटी अपॉन कॉस्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, यूटिलिटी अपॉन कॉस्ट। फिर फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन द मैक्सिमम परसेंटेज डिफेक्टिव दैट कैन बी कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर ए प्रोसेस एवरेज इज, तो इसमें हो जाएगा एक्सेप्टेबल क्वांटिटी लेवल AQL। फिर फंडामेंटल पर्पस ऑफ ए क्वालिटी कंट्रोल इज टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड आइटम, तो ये किसके लिए हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल का फंडामेंटल पर्पस रहता है मिनिमम द कॉस्ट, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लानिंग इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लानिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ फेलियर, कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, तो इसमें हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। फिर WS Watt इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल चार्ट। फिर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, तो FW टेलर। फिर परसेंट आइडल टाइम फॉर द मैन एंड द मशीन इज फाउंड बाई, तो इसके लिए हो जाएगा एक्टिविटी सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो जाएगा अप्रेजल कॉस्ट। फिर सी चार्ट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट आर यूज्ड फॉर द मेजर वेरिएबिलिटी विद इन द सैंपल, तो ये आर चार्ट, ये डिफिनेशन हमने पहले ही बात कर चुके हैं ये सबका। एन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व OC इज प्लॉट बिटवीन, तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर विच टाइप ऑफ द कंट्रोल चार्ट शुड बी यूज्ड टू डायरेक्टली मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए प्रोसेस फॉर मेकिंग आयरन कास्टिंग, तो जैसा कि हमने पहले ही बात की पी चार्ट हो जाएगा इसका। देखिए चार्ट से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए थे अपने UPSC में 2016 में,
तो इसको ध्यान में रखिए। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व जैसे हो गया परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर अगर आयरन कास्टिंग है कंट्रोल डिफेक्ट चार्ट के लिए पी चार्ट हो जाएगा। फिर है इन एक्स चार्ट यूजेस द फॉलोइंग डाटा। तो एक्स चार्ट यूजेस द फॉलोइंग डाटा, तो इसमें हो जाएगा वेरिएबल मेजरमेंट डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द रीजन फॉर यूजिंग द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो देखिए इसमें हो जाएगा ए प्रोसेस नीडिंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो विच ऑफ दिस वुड नॉट बी अ रीजन फॉर यूजिंग द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, अ प्रोसेस ऑफ नीडिंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। The maximum value of the average outgoing quality of all the possible values of proportion defect is called। तो इसमें हो जाएगा एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिट AOQL। फिर है द एरर एस्टिमेटेड E इन द वर्क सैम्पलिंग वेरीज इन ए सिंपल साइज n। तो प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/√n। फिर लास्ट क्वेश्चन है द प्रोड्यूसर्स रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी विद विच अ कंज्यूमर विल, तो कंज्यूमर विल रिजेक्ट ए गुड लॉट। तो ये हो जाएगा प्रोड्यूसर रिस्क। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।